मार्केट वॉइसेस में हेक्सागन पार्टनर्स एलएलपी के डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़े हैं। तुषार जी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। उनसे समझते हैं इस समय मार्केट में क्या व्यू लिया जाए। तुषार जी गुड मॉर्निंग। एक करेक्शन आई मार्केट में पिछले एक हफ्ते और उसको ब्लेम किया गया उस चाइना फैक्टर पर कि चाइना में जिस तरीके से स्टिमुलस आया और जिस तरीके से एफआईएस का पैसा शायद भारत से निकलकर चाइना जाए, क्या वो थ्योरी में दम है और क्या अब मार्केट उसको पूरी तरीके से पचा चुका है? नहीं, ये बहुत सही सवाल है क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स इसके ऊपर आधार रखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो कैसे बढ़ेगा। मगर एक चीज़ कहने के लायक है कि आप जैसे देखेंगे, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पॉपुलर विद फॉरेन इन्वेस्टर्स और चाइना की जो हिस्ट्री रही है, स्पेशली लिस्टेड स्टॉक्स में, उनकी रिटर्न प्रोफाइल अगर आप पीछे 5, 6, 7, 8 साल तक जाएंगे तो कहीं भी मतलब नज़र नहीं आता इंडिया के कंपैरिजन में, कहीं दूर-दूर तक उनकी कंपैरिजन है। तो शायद एक पज़ल है सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि भई चाइना में पैसा बनता क्यों नहीं है? और ये पज़ल सॉल्व करने का कोई तरीका अगर हमें मिल जाए तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि काफ़ी पैसा चाइना में जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वैल्यूएशन लेवल है, वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादातर चीप नज़र आती है, बहुत ही सस्ती आती है। क्योंकि इनकी अर्निंग्स ग्रोथ होती है मगर उनको दाम नहीं मिलता। जैसे हम प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल कहते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल वहाँ पर बहुत कम है। तो अगर आप बस नंबर को देखें तो ऐसा लग रहा है कि चाइना बहुत ही सस्ता मार्केट है और हमारे तरीके से ही 6 साढ़े 6% जीडीपी ग्रोथ है, अर्निंग ग्रोथ भी इनकी कंपनियों में है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि वहाँ क्यों ना जाए। अब ये 3-4 साल के इज़ाफ़े के बाद सडनली एक लहर आई कि चाइना में शायद इन्वेस्ट किया जाए। मेरे ख़्याल से यहाँ पे काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी कि अगर ये जो मोड लिया है चाइना के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स का, ये कायम रहता है कि नहीं? मेरे ओपिनियन में इसको कायम रखने के लिए चाइना को बहुत सारा स्टिमुलस कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ानी पड़ेगी और ख़ास करके उनकी जो कैपिटल मार्केट्स है, उसमें और रिफ़ॉर्म ले आने की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल से जब कंपैरिज़न करते हैं, इंडिया का मार्केट उनसे कहीं ज़्यादा लिक्विड है और अभी मार्केट में हमारी जो वेटेज है एमएससीआई इंडेक्स में, वो भी करीब-करीब चाइना के नज़दीकी आ गई है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। सो मेरे ख़्याल से ये कोई वन वे एक तरफ़ा कोई यहाँ छोड़ के वहाँ जाने का मामला नहीं बनता। ऐसे मूव्स आते रहते हैं, आएँगे और जाएँगे। एक बार आप चार्ट लेकर आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वीरो ने स्पॉट भी किया था इस स्टॉक को और ये लग रहा था कि कुछ शायद मार्केट को फ्लिप प्रोवाइड करे जिसकी मार्केट को ज़रूरत थी। और निफ्टी देखिए आप, जिस तरीके से रिलायंस ने मूव किया वो पूरा का पूरा मूव अब निफ्टी में ट्रांसलेट हुआ। और निफ्टी का चार्ट देखते हैं एक बार और एक बार कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ये देखिए निफ्टी एग्जैक्टली उसी तर्ज पर बढ़ता हुआ जिस तर्ज पर रिलायंस बढ़ा, और अब रिलायंस का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 14 पॉइंट का वीरू। शानदार मूव रिलायंस में। बिल्कुल, रिलायंस का मूव अच्छा, और रिलायंस का पिछले 5 दिन के लोस को इसने डिफेंड किया और वहाँ से पुल बैक देता हुआ। अच्छा, निफ्टी अब डे हाई पर है, बैंक निफ्टी सेल्फ डे हाई पे ट्रेड कर रहा था। तुषार जी, अब आते हैं एक और चीज़ पे। देखिए, प्राइस डैमेज तो हो गया, बात यहाँ पे अनुज जी ने जो बात की कि जिसमें चाइना का जिक्र भी हो गया, जिसके अगेंस्ट और उनके वैल्यूएशंस के अगेंस्ट हमारा प्राइस डैमेज हुआ। लेकिन अब एक घटना और एक आई थिंक जो इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है वो है क्वार्टरली अर्निंग्स जो Q2 स्टार्ट होगा। ये अर्निंग सीज़न, ये क्वार्टर कैसा लग रहा है आपको, और उस पर्सपेक्टिव से ये प्राइस अट्रैक्टिव कहाँ कहाँ पर है? फॉर इंस्टेंस बैंक्स, फॉर इंस्टेंस IT, केमिकल, आपकी एक्सपेक्टेशन इस प्राइस पे क्या ग्रैब करने की है? देखिए, अभी अर्निंग सीजन जो है, वी आर गोइंग इनटू व्हाट इज नोन एज द सेकंड क्वार्टर। मतलब जब आप क्वार्टरली मूव्स देखते हैं तो ये क्वार्टर सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से सॉफ्ट रहता है क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन के पहले आता है। इन्वेंट्री स्टॉक लेवल ज़्यादा बढ़ती हैं यहाँ पर और मार्जिन ज़्यादातर कम आते हैं। और फिर धीरे-धीरे जब ये हमारी फेस्टिवल सीजन की जो रिजल्ट्स आएगी, जो अगले क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में दिखेगी,
वहाँ से आपको एक ट्रेंड मिलेगा कि भाई पूरे साल की अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ है, और वहाँ से मार्केट कॉन्फिडेंस लेता है कि अर्निंग्स किस तरीके की इस साल की होने वाली। तो मेरे ख्याल से ये अर्निंग सीजन थोड़ा-सा, मैंने कहा, पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए। कई सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस क्वार्टर में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाते। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा सीमेंट जैसे सेक्टर में जो पहला क्वार्टर होता है, जून एंडिंग वाला, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद में का जो अभी मानसून के बाद का आता है, तो जनरली एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मानसून के कारण कम हो जाती है। और ओवरऑल ऐसा ही माहौल सारी इंडस्ट्रीज में दिखता है कि जो एक्सटर्नल फेसिंग है, जो वेदर फेसिंग जैसे एक्टिविटीज हैं, उसमें थोड़ी सी मंदी दिखती है। तो मेरे ख्याल से एक कोई क्वार्टर से साल नहीं बनता। और इस समय मेरे ख्याल से जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, और हमारी जो पी मल्टीपल है उनमें सारी ये एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बेक्ड इन कहते हैं जिसको, ऑलरेडी हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वार्टर इन लाइन के तरीके का जा रहा है। अगर सेक्टर्स में देखा जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हमने प्राइवेट बैंक्स में और बैंकिंग इंडस्ट्री में देखी है, और वहाँ पे थोड़ा-सा वैल्यूएशन का गेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ जाती है सेकंड क्वार्टर में भी, तो मेरे ख्याल से एक सरप्राइज़ वहाँ उस सेक्टर में दिख सकता है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स होते हैं, जो डोमेस्टिकली इस साइकिल से चलते नहीं हैं, मेरे ख्याल से सीज़नल फैक्टर अगर निकाल दें, तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उन कंपनीज़ में ज़्यादातर आपको, अगर उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, तो वो आपको दिख जाएँगे। तो मेरे ख्याल से उसमें आईटी भी आता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और कंपनीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। तो ये 2 मेरे ख्याल से अच्छा इंटरेस्टिंग सर, सेक्टर्स लग रहे हैं। ओके, बिल्कुल आपने इनफैक्ट इस एक्सपोर्ट्स और इस शब्द का इस्तेमाल करके इस चर्चा को और रोचक बनाया है तुषार जी। हम आई थिंक जब भी किसी एक आदर्श पोर्टफोलियो का, एक डिसेंट पोर्टफोलियो का क्रिएशन करते हैं, तो उसमें कमोडिटीज़ का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, कोई 3, 4, 5, 10% तक रखता है। अभी आपने सीमेंट का जिक्र किया ना, ये कमोडिटीज़ प्लस आई थिंक एक्सपोर्ट्स, इन दोनों के अंतर्गत मेटल्स आते हैं, इन दोनों के अंतर्गत केमिकल्स भी आते हैं। जब मैं इस धारणा पे काम करता हूँ कि सर्टेन आई थिंक कमोडिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में रखूँ, तो इन दोनों में से ज़्यादा बेटर प्लेस्ड क्या लग रहा है आपको, मेटल्स या फिर केमिकल्स? देखिए, दोनों जैसे कमोडिटीज़ हैं, जैसे आपने बताया, तो उन दोनों की एक साइकिल होती है। मगर हम जिस केमिकल्स का ज़िक्र कर रहे हैं, ये खास करके भारत की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केमिकल्स कंपनीज़ हैं, वो स्पेशलिटी केमिकल्स के तरफ हमारा ज़ोर ज़्यादा है। इसका मतलब है कि स्पेशलिटी केमिकल्स ज़्यादातर जो जिनकी एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादातर या तो फार्मा में है, एपीआईज़ में है, या जो हाई वैल्यू एडेड आइटम्स हैं, उसमें ज़्यादातर उसका इनपुट जाता है, और वो इतनी सीज़नल नहीं होती, इतनी कमोडिटीज़ की साइकिल से चलती नहीं है, और ज़्यादातर वो ज़्यादा रोबस्ट होती हैं अर्निंग्स ग्रोथ में। और मेटल्स अगर आप देखेंगे, ग्लोबल मेटल्स, तो ग्लोबल मेटल्स बिल्कुल ग्लोबल प्राइस के तरीके से चलती हैं। तो अगर डिमांड की सॉफ्टनेस अगर हम महसूस कर रहे हैं दुनिया भर में, जैसे कि ये दोनों मेजर कॉन्फ्लिक्टेशंस जो अभी फिलहाल मिडल ईस्ट में वगैरह हो रहे हैं, उस को लेके एक एक्सपेक्टेशन बना है कि शायद ग्लोबल डिमांड फॉर कमोडिटीज विल बिकम सॉफ्ट, क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंस नहीं लग रही है ट्रेड में। और जनरली यूएस में भी देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट्स कम करने का एक कारण ये है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और उस तरीके से ग्रोथ भी कम होने की संभावना है। मतलब इस साल नहीं, मगर शायद अगले साल तक आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लैंडिंग जिसको हम कहते हैं, उसको एक्सपेक्ट करने की एक आशंका है। तो ये दोनों अगर हमने मिला लिए, तो मेरे ख्याल से मेटल्स में इतना जोर मेरे ख्याल से अभी दिख नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से स्पेशलिटी केमिकल्स, उन दोनों में से अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप देखना चालू करें, तो केमिकल्स में ज़्यादातर मेरा जोर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तुषार जी, और इस चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं आप।